देखिए, ज़िंदगी जो है ये खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आप जो है देखिए अगर मान के चलिए कि कभी-कभी होता है ना लगता है कि मेरा बुरा वक़्त चल रहा है। तो देखिए दरअसल वो बुरा वक़्त नहीं चल रहा है, वो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप इन विषम परिस्थितियों में कैसे जो है सामना करते हैं मुश्किलों का। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ईश्वर आपको बेहतरीन खिलाड़ी समझकर ही बार-बार आपकी परीक्षा ले रहा है। तो लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। देखिए आज है 1 अप्रैल यानी कि आज एक नए महीने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले अप्रैल महीने में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग मार्च महीने की पूरी फुल पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, यानी कि 1 तारीख से लगाए 31 मार्च तक की पीडीएफ चाहते हैं, तो पूरी डिटेल वाली पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मंथली करंट अफेयर का जो पार्ट 1 है ये अपलोड हो ही चुका है, उसको बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो उसको देख डालिए। पार्ट 2 आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए जो आपका 2021 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार था, ये मीराबाई चानू को दिया गया है। मीराबाई चानू कौन है? एक वेट लिफ्टर है। और देखिए मीराबाई चानू ने पिछले साल इतिहास तब रच दिया था जब इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतकर जो है पहली भारतीय महिला ऐसी बन गई जिन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। तो ये भारत की पहली ऐसी भारोत्तोलक है यानी कि वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाया था। और कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल दिलाया था, ठीक है। और देखिए मीराबाई चानू ने 2017 विश्व चैंपियनशिप अनाहोम में जो है 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो इन्हीं सभी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। किसको? मीराबाई चानू को। याद रखिएगा ये प्रश्न आपको हर पेपर में छपा मिलेगा, ठीक है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं मैं आपको बताता हूँ, उसको जरूर आप जो है बिल्कुल ध्यान देकर नोट करते रहिए रहा कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न आज का कि हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। तो देखिए जो आपका मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज है, नाम से क्या लग रहा है? लिविंग मतलब जीवित, रूट मतलब जड़ें हो गई, ब्रिज मतलब पुल, यानी कि जो जीवित जड़ें हैं उनसे पुल का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में। और इसी को अभी हाल ही में क्या दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। थोड़ा सा फोटो को हम जूम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, इधर आपको देखिए थोड़ा सा पानी बहते हुए दिख रहा है और इधर भी एक पेड़ होगा। और यहाँ से क्या होगा? देखिए ये जो पेड़ की जड़ें हैं इनको कनेक्ट करके एक दूसरे से जो है एक ब्रिज का, एक पुल का निर्माण किया गया है। आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कैसे जो है आदिवासी लोग पेड़ों की जड़ों से जो है पुल का निर्माण करते हैं, उसको एक दूसरे से गठिया के और उसको जो है मतलब जैसे जैसे ग्रोथ हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे में जकड़ जाते हैं, लोग उससे फिर आते जाते रहते हैं। तो इसी को हम लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। देखिए वर्तमान में जो आपका मेघालय राज्य है तो उसके 72 गांव में फैले लगभग 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज जो है वर्तमान में मतलब एक तरीके से कहा जाए ज्ञात हैं। और देखिए ग्रामीण विशेषकर जो खासी और जयंतिया जनजातियां होती हैं मेघालय की, तो इनके द्वारा जो है ये बनाया जाता है लिविंग रूट ब्रिज। और 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण और रख रखाव जो है ये जो आपकी खासी और जयंतिया आदिवासी समुदाय हैं कहाँ की? मेघालय की, ये इसका रख रखाव कर रही हैं। तो जो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपका जियोग्राफी का भी प्रश्न तैयार हो गया कि खासी और जयंतिया आदिवासी समुदाय कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। तो याद रखिएगा इस लिविंग रूट ब्रिज के बारे में, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया हाल ही में। और देखिए इसके अलावा जो महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियो ग्लिप्स को जो है और आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल नंदी ने 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाई है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीवी गुरुंग का निधन हो गया। देखिए नाम से तो लग रहा है एक नेपाली होंगे।
तो कुछ ऐसा ही एक नेपाल से सटा हुआ एक तरीके से कहा जाए, मतलब वहाँ से प्रभावित जो है राज्य भारत का सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो कि बीबी गुरुंग है, इन्होंने 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और बाद में 1958 में इनको जो है महासचिव नियुक्त किया गया था और फिर इन्होंने 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। छोटा इसलिए था क्योंकि 11 तारीख को शपथ ली और 24 तारीख को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इसलिए छोटा सा कार्यकाल था, लगभग 12-13 दिनों का। और 14 प्रश्न की, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का निधन हो गया? तो देखिए आपके मिगुएल वैन डेम थे, ये बेल्जियम के जो है फुटबॉलर थे। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए इनको जो है एक बीमारी हो गई थी, ल्यूकेमिया। 2016 में ये बीमारी का पता चला था इनके अंदर और फिर लगातार 5 सालों तक जो है ट्रीटमेंट चला, लेकिन जो है ये ठीक नहीं हो सके और हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए इन्होंने अपने 8 साल के पेशेवर करियर के दौरान सर्कल ब्रुक के लिए खेला और टीम के लिए 40 प्रदर्शन भी किए थे। तो यार कहेगा मिगुएल वैन डेम जो है ये बेल्जियम के फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में ल्यूकेमिया यानी कि जो ब्लड का कैंसर होता है उससे जो है इनका निधन हो गया। अगला है कि विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बैकअप यानी कि जो आपके मोबाइल में देखते होंगे उसमें लिखा होगा बैकअप योर फाइल्स, ठीक है। यानी कि जो फाइल्स होती हैं उनको बैकअप करने के लिए, यानी कि एक तरीके से कहा जाए सूक्ष्म रूप से उसको जो है एक तरीके से उसकी मास्टर कॉपी जो है उसको संरक्षित करने के लिए कहता है, तो उसी को हम बैकअप कहते हैं। तो बैकअप से कभी भी आप अपने पूरे डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व बैकअप दिवस मनाता है 31 मार्च को। और ये दिन जो है हमें अपने कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भर हो गए हैं वर्तमान में। और देखिए मूल रूप से वर्ल्ड बैकअप डे जो है ये आपका मैक्सटर नामक जो है हार्ड ड्राइव कंपनी के द्वारा वर्ल्ड बैकअप मंथ के रूप में शुरू किया गया था और यही वर्ल्ड बैकअप मंथ जो है आगे चलकर जो है फिर बन गया विश्व बैकअप दिवस यानी कि वर्ल्ड बैकअप डे। और इसको बाद में एक कंपनी थी सीगेट टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। तो ये पूरा इतिहास था, लेकिन जो आपको सबसे खास चीज़ याद रखनी है कि 31 मार्च को हम विश्व बैकअप दिवस मनाते हैं। अगला है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को हम 31 मार्च को मनाते हैं और इस दिवस की स्थापना 2009 में मिशिगन के यूएस आधारित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल कैंडल ने की थी और 31 मार्च 2009 को जो पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस है ये मनाया गया था। और इसके बाद से यूएस स्थित युवा वकालत संगठन जिसका नाम है ट्रांस स्टूडेंट एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो ये इतिहास था इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी का। ये कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। अगला है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में बताऊंगा कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी हम बात करेंगे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की, जो कि हाल ही में श्रीलंका के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने इस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में यानी कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जो कि वर्चुअल मोड के माध्यम से जो है एक तरीके से कहा जाए इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो वर्चुअल मोड के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया था पीएम मोदी ने और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार के द्वारा की गई थी। देखिए एग्जाम में जब भी जो है ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनाता है कि कितने समझौते हुए और कौन सा मेजबान देश रहा, किसने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया और किस क्रम का ये जो है शिखर सम्मेलन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस पेज पे दिख रही हैं कि इस साल 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, पीएम मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसका मेजबान कौन था? श्रीलंका था। और देखिए एक खास बात और है, हर साल इसका मेजबान बदलता रहता है। तो इस बार श्रीलंका ने मेजबानी की, अगले बार कोई और करेगा और ये मेजबानी श्रीलंका को उसको सौंपनी पड़ेगी। तो किसको सौंपी श्रीलंका ने इस बार? देखिए इस शिखर सम्मेलन के समापन पर जो थाईलैंड देश है इसने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया, किससे? श्रीलंका से। यानी कि इस बार श्रीलंका ने किया, अगला जो सम्मेलन होगा वो
थाईलैंड की अध्यक्षता में होगा। और देखिए वर्ष 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है। बिम्स्टेक के बारे में मैं बताऊंगा, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बिम्स्टेक के इस नए अपडेट को। देखिए एक चीज़ और है, जब भी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है तो उसका एक विषय होता है यानी कि थीम होता है, और इस बार का विषय यानी कि थीम था एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग यानी कि टूवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ठीक है, तो थीम को नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ों को। और देखिए इस बार का जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था तो उसमें कुछ मेन फैसले जो लिए गए वो मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए इस बार का जो शिखर सम्मेलन था इसके दौरान जो बिम्स्टेक के नेता थे इन्होंने 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला समझौता था आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक कन्वेंशन। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर भारत में कोई अपराधी है, ये किसी बिम्स्टेक के मेंबर देश में जाकर छिप गया है, तो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए समझौता किया गया कि आप भाई मेरा समझौता की मतलब सहयोग कीजिए और मैं आपका सहयोग करूंगा। और दूसरा था राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्स्टेक समझौता ज्ञापन। और तीसरा था बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर सुविधा की स्थापना पर एसोसिएशन का ज्ञापन। और देखिए बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और उस पर हस्ताक्षर करना जो कि नियमों के सेट, एक रूपरेखा और दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा, और ये बिम्स्टेक के संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा और संगठन को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति देगा। और देखिए परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान को अपनाने जो कि भविष्य में क्षेत्र में कनेक्टिविटी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शन ढांचा तैयार करता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की इस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कि भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन प्रदान करेगा। और ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको आप थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न एग्जाम के लिए ये बनेगा कि अभी हाल ही में जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को कितने $1 मिलियन की धनराशि देने की घोषणा की। तो ये धनराशि है $1 मिलियन। और देखिए बिम्स्टेक जो है ये टोटल 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये देश आपके हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ पे है? ढाका में है। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? देखिए बिम्स्टेक का स्थापना दिवस बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए बिम्स्टेक की स्थापना जो है ये आपकी हुई थी 6 जून 1997 को। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह के द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव के ब्लड यानी कि रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नाम का प्लास्टिक का छोटा छोटा कण जो है उसका पता चला है। तो देखिए अब खून में भी प्लास्टिक घुस गया है, प्लास्टिक इतना यूज़ कर रहे हैं हम लोग। देखिए अभी हाल ही में नीदरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नाम का प्लास्टिक का छोटा कण जो है इसका पता चला है। देखिए नीदरलैंड के जो शोधकर्ता थे उनके एक समूह के द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक जो मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि ये जो कण हैं इनका जो आकार है ये 700 नैनोमीटर छोटा है। ठीक है, यानी कि जो कण इन्होंने पता लगाया माइक्रोप्लास्टिक का ये कितना छोटा है? 700 नैनोमीटर। और इन्होंने इस प्लास्टिक के छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक नाम दिया है। तो नीदरलैंड में माइक्रोप्लास्टिक नाम का प्लास्टिक का छोटा कण का पता चला है ब्लड में। ऐसे यूनिक जो है जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो रिसर्चेज होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका की जो संसद है इसको सीनेट कहते हैं, तो अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दी। तो देखिए अमेरिका ने कहा है कि अब जो भी अमेरिकी कंपनियां कुछ प्लांट वगैरह लगाकर सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगी तो उन सभी के लिए जो है उन सभी कंपनियों के लिए हम 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। यानी कि एक तरीके से जो इंडिया में जैसे सब्सिडी दी जाती है वैसे अमेरिका में भी मिलेगा अमेरिकी कंपनियों को। और देखिए उद्योग व्यापी चिप्स की कमी ने अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उद्योग में उत्पादन को बाधित कर दिया है, और अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने की जो है मांग बढ़ रही है।
देखिए वैसे ये सब चीज़ें जो है चाइना बनाने में एक्सपर्ट है, बहुत सस्ते दामों में जो है ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है। और हमारे भारत में बेंगलुरु में जो है ये सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। और हम लोग जो है सप्लाई भी करते हैं अमेरिका जैसे देशों को सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। तो इस मामले में भारत आ गया है अमेरिका से। अमेरिका क्या करता है, देखिए ये कंप्यूटर वगैरह तो मान लीजिए सब अमेरिका में ही खोज वोज हुई और बना ठीक है। तो अमेरिका में जो कंप्यूटर तो बन गया, लेकिन इसको चलाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में, मोबाइल छोड़ दीजिए, लैपटॉप में भी जो है प्रोसेसर होते हैं। आपने देखा होगा प्रोसेसर हमारा कितने का है, मतलब जो भी हो, आक्टा कोर प्रोसेसर और पता नहीं कौन कौन से प्रोसेसर आते हैं मोबाइल के लिए। बाकी लैपटॉप में i3, i2, i7 और i5, मतलब बहुत सारे, मतलब इसके जो है एक तरीके से वेरिएंट आ गए हैं। तो कुछ इसी प्रकार के जो है चिप्स बनाए बनाए जाएंगे अब अमेरिका में, और उसके लिए अमेरिका की सरकार सब्सिडी देगी $52 बिलियन का। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए में कितने परसेंट की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। तो देखिए केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए में टोटल 3% की वृद्धि दी गई है। देखिए पहले 31% जो है था, क्या था, महंगाई भत्ता, लेकिन अब ये 34% हो जाएगा इस वृद्धि के बाद। और देखिए एक खास बात और है कि जो महंगाई भत्ता है, ठीक है, जो नया महंगाई भत्ता है ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, यानी कि इसी साल के 1 जनवरी से जो है ये काउंट किया जाएगा। और केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी का लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि महंगाई भत्ते में टोटल 3% की वृद्धि हुई है। अब 34% महंगाई भत्ता मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को। तो ये था आपका आज का सभी महत्वपूर्ण अपडेट। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। पहला प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान दिवस कब मनाया था, बताइए आंसर। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कौन दोबारा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं, बताइए। और तीसरा स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 किसे दिया गया, बताइए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए कि सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 किसने जीता है, बताइए। और पांचवा की राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार मिला है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बने हैं। तो देखिए भारत में नेपाल के नए राजदूत बनाए गए हैं शंकर प्रसाद शर्मा। दूसरा था कि हाल ही में किसे ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो जिनका नाम है शशि सिन्हा। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो देखिए गिलबर्ट हॉन्गबो जो है ये बने हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक। और चौथा था कि हाल ही में किस स्थान पर ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये प्लेस आपका था नई दिल्ली। पांचवा था कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने बलिकतन 2022 नामक अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया था, तो ये सैन्य अभ्यास जो आपका है ये अमेरिका और फिलीपींस का था, बालिकतन 2022। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।